बुलंदशहर का ये वाकया सामने आ रहा है, जहां पर सत्संग ब्यास आश्रम का सेवादार 2 नाबालिग किशोरियों को नशे की गोलियां खिलाकर लगातार रेप करने का सिलसिला उसने जारी रखा। उनमें से एक किशोरी को 5 माह का गर्भ ठहरने पर परिवार को इसकी जानकारी हो गई और इसी तरह चित्रकूट से एक घटनाक्रम सामने आया। एक कामांध युवक ने मात्र 8 माह की बच्ची के साथ मुंह काला करने का प्रयास किया और इसी बीच मां द्वारा दूधमुही बच्ची को बचाने की पहल करने पर उसे भी हवस का शिकार बनाने की भरपूर कोशिश की गई। गाहे बगाहे ऐसे मामले सामने आना आम बात बनती जा रही है। इसके बावजूद शासन और सरकारों द्वारा वहशियापन नियंत्रण को प्रभावी नीति निर्धारण ना किया जाना समाज के लिए एक बड़ी विडंबना साबित होती जा रही है। तो हत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रेप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साल 2020 का अगर जिक्र किया जाए तो 219 मामले दर्ज किए गए 2020 में, और ये संख्या 2017 में 223 थी। साल 2019 का अगर जिक्र करें तो 283 रेप गैंगरेप के बाद हत्या के मामले दर्ज किए गए और साल 2021 में रेप मामलों की संख्या 284 रही। साल 2022 का अगर जिक्र करें तो ये आंकड़ा और बढ़ गया, 248 पहुंच गया और रेप के केस 248 दर्ज किए गए। 6 सालों के राज्यवार आंकड़ों में यूपी में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और ये एक चिंता का विषय भी है और इसीलिए कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है कि आखिर इस तरीके के आंकड़ों में इजाफा क्यों देखने को मिल रहा है, क्यों लगाम नहीं लग पा रही है। कुछ ऐसे ही इसी मामले पर प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई हैं, सुनाते हैं आपको। मामला ये हुआ था कि अनिल सिंह और पूजा सिंह उसकी पत्नी और उसकी बेटी घर में थी। बेटी की उम्र जो है 8 माह, पत्नी जो है लगभग 35 वर्ष, दोनों घर में थी। माँ जो है पानी को आई हुई थी हैंडपंप में, बच्ची अकेले थी। राजनारायण उसका अंदर घुस करके, राजनारायण पिता का नाम क्या है? वो उसका पिता रामपाल सिंह घर में घुसकर बच्ची के साथ रेप कर रहा था। जब मौके पे उसकी बच्ची की माँ जो है पानी लेके घर गई तो रेप कर रहा था बच्ची का, तो लपट कर और जो है उसको बचाया अपनी बच्ची को। बच्ची ब्लड से लथपथ थी, होश हो गई थी, तब उसको छोड़कर उसके ऊपर जो है उसको पटक दिया, उसके साथ जो है बलात्कार करने लगा। तब ये हल्ला गुल्ला सुन करके आसपास पड़ोस का आदमी, उसका पति जो है थोड़ी दूर में था अनिल सिंह, तो मौके पे पहुंचा और उसको छुड़ाया और उसको जो है पकड़ लिया राजनारायण को। पकड़ने के बाद जो है उसका बड़ा भाई प्रेम सिंह व शिवनारायण चाचा हीरालाल ये मौके पे पहुंच गए, लठ ले करके छुड़ा करके उसको ले गए। थाने में तहरीर दी गई? थाने में जो है FIR करा दिए हैं हम लोग। माँ बेटी की अब मेडिकल उनका हो गया है, अभी रिपोर्ट आई नहीं है। अभी उसकी गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। पुलिस हमारे कल गई थी हमारे गांव शाम को, पहले एक गाड़ी गई, फिर दोबारा गई है, फिर रात भर पुलिस नहीं गई, न उसके घर गई, न हमारे मोहल्ले में, न हमारे पास गई, अभी तक नहीं। अब यहाँ हमारे आने के बाद घर से बता रहे हैं कि पुलिस अभी गई है। थाना क्षेत्र भरतकूप के एक गांव में एक मूक बधिर महिला के साथ उसके परिवार खानदान का ही एक नवयुवक उसके घर में अकेला पाके घुस गया। उसके साथ उसने दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी दूधमुही बच्ची के साथ भी उसने छेड़छाड़ की। उनकी तहरीर पे तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िताओं का चिकित्सीय परीक्षण भी कराया जाएगा। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें उसी क्षेत्र में प्रयासरत हैं। थाना कोतवाली सयाना में एक आश्रम के सेवादार द्वारा 2 नाबालिग किशोरियों के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया है। इस संदर्भ में 2 FIR पंजीकृत किए गए हैं। दोनों नाबालिग किशोरियों को जिला हॉस्पिटल मेडिकल के लिए रवाना कर दिया गया है और आरोपी सेवादार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
तो कानून बदला मगर हालात जस के तस बने हुए हैं। एनसीआरबी की अगर रिपोर्ट का जिक्र किया जाए तो हर दिन 86 रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। और इसी पर और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। चित्रकूट से आकाश नागर संवाददाता जुड़े हुए हैं, साथ ही बुलंदशहर से अनिल मेड़ा संवाददाता जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर। आविर मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही समाजसेवी ज्ञानेंद्र राघव जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मतलूब अली हैं समाजवादी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जयप्रकाश जी हैं पूर्व आईपीएस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत थोड़ा सा अपडेट लेते हैं, फिर शुरुआत करते हैं पूर्व आईपीएस से, क्योंकि इसमें कानून व्यवस्था को ऐसे मामलों में कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। आकाश नागर का रुख कर लेते हैं चित्रकूट का। आकाश नागर, देखा जाए रेप का जो मामला, जो मसला ये सामने आ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? आकाश, आपको आवाज मिल पा रही है? आकाश, आवाज मिल पा रही है? जी 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 जी, क्या अपडेट है आपके पास? चलिए, आपका संपर्क, आपका रुख बाद में करेंगे। बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं अनिल मीणा का। अनिल मीणा, बुलंदशहर के इस घटनाक्रम को लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है? प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके से कार्रवाई? देखिए सोनी, आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर की बात करते हैं। जिस तरह से जनपद बुलंदशहर में 65 वर्षीय राधा स्वामी के जो सत्संग के जो सेवादार है, उसने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, उससे कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर की कानून व्यवस्था को हिला के रख दिया है। अगर बात की जाए सबसे बड़ी, जो जिस तरह से आस्था के नाम पर खेलवाड़ किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से जो बिना सोचे समझे जो संत हैं अपने सेवादारों को रखते हैं, तो और सेवादारों को रखने के बाद में जिस तरह से सेवादार इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जिस तरह से नाबालिग जो छात्रा हैं, जो कस्तूरबा गांधी जो एक आवासीय विद्यालय है, और आवासीय विद्यालय की जो छात्राएं जब स्कूल की छुट्टी हो जाती, तो वो बताया जा रहा है कि राधा स्वामी सत्संग में वो खेलने के बहाने खेलने चली जाया करती थी, लेकिन वहीं जो 65 वर्षीय जो सेवादार है, वो उनको लगातार गोली खिलाता रहा, और खिलाने के बाद में लगातार उनके साथ में रेप की घटना को अंजाम देता रहा। जब एक मंदबुद्धि जो नाबालिग जो लड़की है, उसके जैसे पेट में जब दर्द हुआ, तो उसके परिजन जो स्कूल के जो अध्यापक, उन्होंने परिजनों को सूचना दी। परिजनों के द्वारा जब उस बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाया और अल्ट्रासाउंड किया गया, तो अल्ट्रासाउंड में उस घटना का खुलासा हुआ। खुलासा होने के बाद में बच्ची 5 माह की प्रेग्नेंट पाई गई, और प्रेग्नेंट पाने के बाद में जब दोनों बच्चियों से जब पूछा गया, तो दोनों बच्चियों ने अपनी बताई, और कहानी बताने के बाद में अगर बात किया तो दोनों ही अलग अलग 8 माह की बच्ची बताई जा रही है। एक जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, जो 5 माह की प्रेग्नेंट बताई जा रही है, उसकी उम्र क्या है? जी देखिए, बिल्कुल, अगर मैं आपको बता दूं, अगर 8 माह की जो 5 माह की जो पेरेंट है, जो कक्षा 8 की जो छात्रा, मात्र उसकी उम्र 10 साल है, और जो 6ठी कक्षा में पढ़ती थी उसकी उम्र 9 साल है। दोनों ही जिस तरह से 9 साल और 10 साल की बच्चियों के साथ घटना को अंजाम दिया गया है और जघन्य अपराध किया गया है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से कानून व्यवस्था को हिला कर रख रहा है कि आखिरकार जनपद बुलंदशहर में कानून व्यवस्था कहाँ है। और बात की FIR करने से कोई इस मामला कोई हल नहीं होता है। अब पुलिस के लिए जनपद बुलंदशहर के ऐसे इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी होगी, और इसमें पूरे पहलुओं पर जांच करनी होगी। वापसी करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। पूर्व आईपीएस का रुख करते हैं। पहले जयप्रकाश जी जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, रेप की घटना को लेकर हमारे यहाँ फांसी का प्रावधान है, बावजूद इसके अपराधियों के जहन में कोई खौफ नहीं। क्या वजह देख पा रहे हैं? क्यों प्रशासनिक कार्रवाई का खौफ नहीं है? और एक से बढ़ के एक आपराधिक घटनाएं हर रोज देखने को मिलती हैं, और सत्संग जैसे समागम में भी। हाँ, प्रश्न पूरा कर लीजिए। जी जी, हो गया। देखिए, आप दोनों घटनाओं को एक एक मिनट में लूंगा जी। जैसे अभी आपने चित्रकूट की घटना आपने बताया, उसमें एक 8 माह की बच्ची है और दूसरी उसकी मूक बधिर माँ है, और वहां अपराध करने वाला उसका ही पारिवारिक सदस्य, उसका चाचा है। और दूसरे तरफ बुलंदशहर की घटना है, उसमें
2 बच्चियां हैं और वो सेवादार है जिसकी उम्र 65 साल अभी आपके संवाददाता ने बताई। और दोनों में आप देखिएगा कि इसमें कोई इस तरह से नहीं है कि जो नॉन अपराधी हो, परिवार के लोग हैं या जिन पे वो बच्चे ट्रस्ट कर रहे हैं। यहाँ सामाजिक विकृति ज्यादा प्रश्न खड़ी करती है अपेक्षाकृत कानून व्यवस्था की। लोग जो परिवार के सदस्य हैं, 8 माह की बच्ची के साथ इस तरह की घटना, आप कल्पना करिए कि ये कितनी बड़ी सामाजिक विकृति की बात है। कोई सोच नहीं सकता कि कोई इस तरह का आदमी होगा जो इतनी छोटी बच्ची के साथ इस तरह की घटना कर सकता है और परिवार का सदस्य है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें परिवार से अपनी ही बच्चियों की रक्षा ये पुलिस कैसे संभव कर पाएगी बिना सामाजिक जागरूकता के। मैंने पिछले एक डिबेट में भी आपसे कहा था कि इसमें सबसे बड़ा प्रश्न सबकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है सामाजिक रूप से जागरूक करने की। और जो मामले जिसमें सजा हुई है, और चाहे वो मर्डर के मामले हो या रेप के मामले हो, अपराधियों को जो सजा मिलती है उसका एजुकेशन होना चाहिए। वो जेल में है तो ठीक है, जेल में है। जिसमें फांसी की सजा होती है, फांसी की सजा होनी चाहिए, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, तभी अपराधी को भी पता चलेगा कि भाई ये अपराध हुआ है। सजा तो मिलती है, आपको भी पता है जयप्रकाश जी, सजा तो मिलती है ऐसे मामले में, लेकिन कितना इजली तरीके से बेल भी मिल जाती है, इजली तरीके से बाहर भी आ जाते हैं अपराधी, क्योंकि उनको पता है हम बड़े से बड़ा क्राइम कर लेंगे, जेल भी चले जाएंगे, लेकिन आसानी से हम छूट जाएंगे। और सामाजिक सहभागिता भी जरूरी है, इस बात से सहमत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घर का सदस्य अगर है, अब जानने वाला है, घर का ही सदस्य अपराध को अंजाम देता है तो वो अपराधी है और उसके खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर अपनों से अपनों को कैसे बचाएं, ये भी एक सवाल है। ठीक है, ये निश्चित रूप से एक बड़ा ही सामाजिक विकृति का प्रश्न है जिसमें इतना बड़ा विकार फैल गया है। बुलंदशहर की घटना में भी आप देखिएगा, 2 बच्चियां खेलने के उद्देश्य से जाती हैं और एक 65 साल के वृद्ध आदमी द्वारा इस तरह की घटना किया जाना, तो ये एक तरह से विश्वासघात भी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बच्चियां वहां खेलने ज्ञानेंद्र राघव जी का रुख करेंगे, चूंकि समाज सेवी हैं ज्ञानेंद्र राघव जी। बिल्कुल ज्ञानेंद्र राघव जी, ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं पर चाचा, कहीं पर ताया, कहीं पर पापा, इस तरीके के रिश्ते आज समाज में शर्मसार होते जा रहे हैं। ये जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, ये जो सामाजिक विकृति है, क्यों? सामाजिक विकृति के साथ साथ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कानून व्यवस्था एक समाज में एक व्यवस्था बनाने के लिए, जैसे पहले और सतयुग के समय से एक धर्म के रूप में लोग उसको मानते थे। आज कानून या सीआरपीसी, आईपीसी अपराध करने वाला घर का हो, बाहर का हो, परिचित हो, कानून व्यवस्था ये कहकर के संस्कारों में कमी है। देखिए तीसरा नंबर में आवाज को म्यूट करिए प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है। फेल्यूर है। रही बात समाज की विकृतियों की, तो समाज के सुधार के लिए समय समय पर अभियान हम लोगों के द्वारा, सामाजिक संगठन द्वारा और तमाम ये जो सेवादार उन आश्रमों में जी समाज सुधार के नाम पर ही ये धंधे किए जाते हैं। तो समाज को दोषी बताना वजह कानून व्यवस्था फेल्यूर के, तो वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बनाने वाले भी समाज का अंग है, परिवार भी समाज का अंग है। तो बराबर की भागीदारी परिवार और कानून व्यवस्था की है। और रही बात समाज के लोगों की, तो समाज में कहीं ना कहीं गिरावट आई है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रथम दृष्टया दोनों ही घटना पे हम अगर देखें तो वो कानून व्यवस्था और सरकार ने जिस तरीके से वर्गीकरण, जातिकरण और धार्मिक चश्मे से देख करके घटनाओं का विश्लेषण या कानून व्यवस्था को उसमें ये भी बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, वर्गीयकरण, जातीयकरण के आधार पर आप अपराधी को तो डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं
और भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि जवाब लेना होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, तो पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं मतलूब अली जी का। मतलूब अली जी, इन घटनाओं में क्या कानून की लचर व्यवस्था है जिसकी वजह से आपराधिक घटनाएं बढ़ती हुई आप देख पा रहे हैं? क्या प्रतिक्रिया? अनम्यूट करिएगा प्लीज। मतलूब जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। मतलूब जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, मतलूब जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। जी, अगर पहुंच पा रही है तो प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात को रखिए। जी ठीक है जी, क्या टिप्पणी आपकी इन घटनाओं को लेकर? मेरा कहना यह है कि सियाना एक कस्बा है, उससे 2.5 किलोमीटर की दूरी पे चांदपुर गांव है जी। चांदपुर की ये घटना है राधा स्वामी आश्रम में, जो 2 बच्चियों के साथ हुआ है। अभी आपने चित्रकूट का जिक्र किया, उससे पहले आप जाइए हाथरस का जिक्र करिए, उससे पहले जाइए गुजरात का जिक्र करिए। बहुत जिक्र किया, यहाँ सरकारों की बहुत मंशा, डिबेट, बहुत चर्चाएं, पुलिस का इकबाल कम हुआ हो, कानून व्यवस्था और पुलिस का रुतबा और काम करने का तरीका, उससे लोगों के हौसले, अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। और अपराधी किसी जात का, किसी मजहब का हो, वो अपराधी है। आप 1 मिनट में एफआईआर होती है, बुलडोजर खड़ा हो जाता है मकान पे। जो लोग 8 माह की या 10 साल 11 साल की बच्चियों के साथ जघन्य अपराध कर रहे हैं, उनके यहां बुलडोजर क्यों खड़ा नहीं करते? तो ये जो दोहरा मापदंड है, इससे भी अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हमारा मानना है कि प्रदेश की सरकार को, जो सरकार का महकमा है और जो पुलिस है, उसके इकबाल को बुलंद करना पड़ेगा। जो पॉलिटिकल दबाव पुलिस पे है, उसे दूर करना पड़ेगा। ये पूर्व की घटनाएं हैं। अगर हाथरस में उस दलित बेटी के सबको जबरदस्ती न जलाया गया होता, अपराधियों को सजा मिली होती फौरी तौर पे, तो हिम्मत नहीं जुटा पाएगा अपराधी अपराध करने का। अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, ठीक है, और उलझा के रखा है। एक तरफ अपराध हो रहा, अपराध मैं फिर कह रहा हूं, और हमारी पार्टी का मानना, मेरा मानना है, अपराधी की कोई जात और बिरादरी नहीं है। वो अपराधी अपराधी है, किसी का भी हो। लेकिन यहाँ होता क्या है कि देखिए, थोड़ा सा होगा तो उसे उलझा देंगे, फिर दूसरे रास्ते पे डाइवर्ट कर दीजिए दिमाग लोगों का। नहीं होना चाहिए, इसमें सार्थक बहस होनी चाहिए कि हम समाज कैसा देना चाहते हैं। क्या ये सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। चित्रकूट का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता आकाश नागर जुड़े हुए हैं। आकाश, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? आकाश, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करना। आकाश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल इस तरीके की घटनाएं और इस पर हो रही जमकर राजनीति, क्योंकि ऐसे मसलों पर राजनीति भी चरम पर रहती है। सरकारें बदली हैं लेकिन हालात नहीं बदले हैं, और जब इस तरीके की घटना सामने आती है तो सवाल और जिम्मेदारी शासन प्रशासन दोनों की बनती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं, मुद्दे पर वापसी करें। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट कैंडिडेट की जारी हो चुकी है। बड़ी और अहम खबर, तो बीजेपी ने उपचुनाव के लिए नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसी खबर पर संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं संवाददाता लखनऊ से। संदीप, पहली लिस्ट जारी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो है वो जारी कर दिया है और साफ तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को काफी दिनों से इंतजार था इस लिस्ट का, क्योंकि उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी पहले ये समझना चाह रही थी कि किस तरीके से जो और चुनाव मैदान में है वो पहले अपने अपने प्रत्याशी के नाम को घोषणा कर दें, फिर इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी अपने नाम की घोषणा करती है। तो हालांकि चीज का इंतजार था, प्रत्याशियों को वो लिस्ट अब जारी हो गई है। ऐसे में 7 उम्मीदवार घोषित किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। उनकी सीट की अगर बात करें तो रामवीर सिंह का नाम जो है सामने निकल के आया है। खैर सीट की अगर बात करें तो सुरेंद्र दिलेर का नाम सामने आया है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा का नाम सामने निकल के आया है। कटहरी से अनुजेश यादव हैं और फूलपुर से दीपक पटेल है। कटहरी से धर्मधर निषाद को नाम जो है वो जारी किया गया है। इसके साथ साथ मझौआ सीट जो है वो सुष्मिता मौर्य को बनाया गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों की सूची जो है वो अब जारी कर दी है, पहली लिस्ट जिसको उम्मीदवारों को काफी दिनों से इंतजार हुआ करता था, लेकिन अब वो जारी हो गई। यानी कि कल अब सभी प्रत्याशी अपना अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल करेंगे, क्योंकि कल नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि है। और कल जो है भारतीय जनता पार्टी जो प्रभारी बनाए गए हैं सभी सीटों के 9 जो विधानसभा सीटें हैं उनके प्रभारी बनाए गए थे, उन सभी सीटों पर अपने अपने प्रभारियों के साथ में पहुंच करके नामांकन पत्र दाखिल करते नजर आएंगे। शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा, कटहरी और खैर पर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने करहल सीट से अनुजेश यादव, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है। साथ ही मंझवा से सुष्मिता मौर्य को, कटहरी से धर्मराज को और साथ ही क्योंकि निषाद वोट बैंक साधने की कोशिश की गई है यहाँ पर, खैर से सुरेंद्र दिलेर को चुनावी मैदान में उतारा है। और मीरापुर से प्रत्याशियों का ऐलान, फूलपुर से दीपक पटेल को चुनावी मैदान में उतारा। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट मिला है और सीसामऊ कानपुर सीट से अभी तक बीजेपी ने कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। तो कटहरी और मंझवा के प्रत्याशी जो धर्मराज और निषाद का नाम सामने आ रहा है, वो बसपा सरकार में मंत्री भी रहे। 2022 से पहले बीजेपी में आए, चुनाव लड़े और हार गए। बीजेपी ने इन्हें फिर एक मौका दिया है। इस बार का मुकाबला भी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल 7 सीटों की ये लिस्ट जारी की गई है। मुद्दे पर वापसी करते हैं। हमारे साथ चित्रकूट और बुलंदशहर से संवाददाता जुड़े हुए हैं, आकाश नागर का रुख करते हैं। आकाश, आवाज मिल पा रही है आपको? क्या अपडेट है? चलिए, आकाश को शायद अभी भी आवाज नहीं मिल पा रही है। अनिल मीणा का रुख कर लेते हैं बुलंदशहर का। अनिल मीणा, ये जो घटनाक्रम सामने आया, 10 साल की मासूम 5 माह की गर्भ ठहरा, और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अगर देखा जाए प्रशासनिक स्तर पर उचित कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल सोनी, मैं आपको बता दूं, उचित कार्रवाई की अगर बात करें, जब ये खबर मीडिया में प्रकाशित हुई है उसके बाद में एफआईआर दर्ज की गई है। अगर बात की जाए अगर एफआईआर दर्ज करने की, उससे पहले बताया जा रहा था कि जो परिवार के लोग वहां थाने पर गए थे, लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा उनको कहीं ना कहीं टरकाने की कोशिश की थी। जब लगातार ये मीडिया में खबर प्रकाशित होने लगी, तो प्रकाशित होने के बाद में जनपद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने में तत्काल 2 एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर करने के बाद में आरोपी को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जो बताया जा रहा है, जो इस तरह की
जो सत्संग होते हैं, सत्संग के जो बताया जा रहा है, जो नेताओं से बड़े अच्छे संबंध होते हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस तरह के सपोज नेताओं के भी या प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो नेता कहीं ना कहीं सत्संगों के लोगों से कहीं ना कहीं इनके बड़े संबंध होने के कारण एफआईआर दर्ज नहीं हो कोई लिंक निकल कर सामने आया क्या अनिल जांच पड़ताल में किसी नेता का, किसी पॉलिटिकल लीडर का? तो नहीं, बिल्कुल अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसे जो सत्संग होते हैं, कहीं ना कहीं अगर नेताओं की बात करें तो नेताओं का कहीं आना जाना जरूर लगा रहता है। और अगर बात किया देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिरकार जो आवासीय विद्यालय जो होते हैं कस्तूरबा, उनमें बच्चे बाहर नहीं जाते, तो इस तरह की अब सबसे पुलिस को इसमें बहुत ही बड़ी कार्रवाई करनी होगी और जांच पड़ताल करनी होगी। अब जनपद बुलंदशहर के एसएसपी की भी मुख्य भूमिका रहेगी कि आखिरकार किस तरह की जांच कराते हैं। तो स्पेशल तरीके से एसओजी टीम से या किसी अन्य अधिकारी से जांच करानी चाहिए, क्योंकि आवासीय जो विद्यालय कस्तूरबा उसके बच्चे बाहर नहीं जाते हैं। आखिरकार वो बच्चे बाहर लगातार खेलने जा रहे थे, तो आखिर कैसे जा रहे थे, तो ये भी एक कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अब तो बच्चों को, और उसके बाद जिस तरह से जो लगातार 65 वर्षीय सेवादान ने जिस तरह से जघन्य घटना को अपराध अंजाम दिया है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसके लिए सख्त सजा देनी चाहिए, जिससे कि जो आने वाला जो समय है, जो शुक्रिया जो इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। साथ ही आकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, अविरल जी का रुख कर लेते हैं, अविरल मलिक जी का। अविरल जी, सत्संग जैसे समागम में अब कोई सुरक्षित नहीं है, जहां पर धर्म का पाठ, धर्म का ज्ञान दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। चित्रकूट जैसी जगह जो एक धार्मिक स्थली है, अब इन जगहों पर भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जी क्यों? नहीं, देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जो घटनाक्रम है, जो घटना घटित हुई है, ये बहुत निंदनीय है, दुखद है और मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। साथ साथ जहां तक बात है बेटियों के सुरक्षित होने की, तो निश्चित रूप से जो घटना घटित हुई है बहुत दुखद है। घटना को शब्दों में बयां करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। और जहां तक बात है धार्मिक स्थलों पर भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो देखिए जहां तक धार्मिक स्थलों का विषय है, अगर बात कर ली जाए समाज की, ये समाज की दूषित मानसिकता है, कुछ लोगों की दूषित मानसिकता है, जिसके कारण इस प्रकार की ये घटनाएं मानसिकता होती हैं। बढ़ी कैसे, पनपी कैसे, और इस पर लगाम क्यों नहीं है? इस मानसिकता पर, इस सोच पर लगाम क्यों नहीं हो पा रहा है? चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, सभी तो कटघरे पर हैं ऐसी घटनाओं को लेकर। जिम्मेदार तो सभी को माना जाएगा ना? जी जी बिल्कुल, बखूबी आ रही है। नहीं, देखिए जहां तक विषय है समाज की सोच का, तो निश्चित रूप से अगर बात की जाए मैकॉले शिक्षा नीति की और बात की जाए गुरुकुल शिक्षा पद्धति की, जब गुरुकुल शिक्षा पद्धति इस देश में थी, इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का कोई विचार भी, इस प्रकार की दूषित मानसिकता का विचार भी कोई अपने मन में नहीं ला सकता था। ये भारत देश वही भारत देश है, ये भारत देश संतों का देश है, संतों की भूमि है, इस बात को याद रखना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जहां तक बात है समाज की, समाज में जिस प्रकार की कुरीतियां बढ़ी हैं, जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, समाज को अपने अंदर परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार से कानून व्यवस्था मजबूत होना आवश्यक है। अविरल जी, आप भी मान चुके हैं कि उसी पद्धति पर वापसी करना पड़ेगा समाज को, जिस पद्धति से उबर कर अब एक कदम आगे बढ़ चुका है, क्योंकि अब प्रशासनिक अमला भी नाकाम हो चुका है, क्राइम कंट्रोल के लिए सरकारें भी नाकाम हो चुकी हैं, ये आप भी मान चुके हैं, तभी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं स्पष्ट कर देता हूं, देखिए कानून व्यवस्था निश्चित रूप से मजबूत है, लेकिन कैसे मजबूत है? आपने कह दिया और मैंने मान लिया। नहीं, मैं वहीं आ रहा हूं, उसी मुद्दे पर बिल्कुल मैं आ जा रहा हूं। देखिए जहां तक बात है इस प्रकार की घटनाओं की, इस प्रकार की घटनाएं मोहल्ले में होती हैं, परिवार में होती हैं, आसपास के लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो उसमें कानून व्यवस्था निश्चित रूप से मजबूत है। लेकिन इस प्रकार के लोगों की जो मानसिकता है, गलत मानसिकता है, दूषित मानसिकता है, जबकि उन्हें मालूम है कि फांसी की सजा होगी, जबकि उन्हें मालूम है कि सजा होना तय है, उसके बावजूद भी वो इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का
सामर्थ्य अपने अंदर जुटा पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि ये मानसिकता आखिर कहां से आ रही है, कहां से ये पनप रही है। तो इस पर निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है और इस मानसिकता की जड़ पर प्रहार करने की आवश्यकता है। जब घर के बाहर कोई घटनाक्रम सामने आता है, ठीक है, यहाँ पर तो चार दीवारी के अंदर किसी अपने ने अपनों के साथ गलत किया तो इसका हवाला दिया जा सकता है कि ये एक मानसिक विकृति है, सामाजिक विकृति है और ये सोच गंदी है, कहा जा सकता है। लेकिन जब कोई बाहर घटनाक्रम ऐसा सामने आता है तो उसमें कितनी त्वरित एक्शन, कितना त्वरित कार्रवाई इस कड़े कानून के बावजूद भी होता हुआ नजर आ रहा है। बताइए कितने आंकड़े बढ़े, फांसी कितने लोगों को दी गई? जी देखिए, तो कहीं ना कहीं अपराधी के जहन में अविरल जी ये बात बैठी हुई है कि हम क्राइम कर लेंगे, अपराध कर लेंगे, हमें फांसी नहीं मिलेगी, हमें सजा सख्ती इसके साथ नहीं दी जाएगी, आसानी से हमें जमानत मिल जाएगी, ये तो पता है ना। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जिस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं और उसके साथ साथ अगर बात की जाए चाहे वो घर के अंदर अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे, इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाई दोहरा मापदंड अपनाया जाता है, क्या कहेंगे? कार्रवाई में, प्रशासनिक कार्रवाई में पॉलिटिकल दबाव का जिक्र, दोहरे मापदंड का जिक्र, क्यों? अपराधी तो अपराधी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार यही मानती है कि अपराधी अपराधी है, उसका न कोई जाति है, न कोई पंथ है, न कोई संप्रदाय है, न कोई मजहब है, ना ही कोई रिलीजन है। हम उससे ऊपर उठकर अपराधी को अपराधी के नजरिए से देखकर अपराधी पर कठोरतम कार्रवाई कानून के आधार पर निश्चित करते हैं। लेकिन जहां तक रही बात समाजवादी पार्टी की, तो इनकी जो मानसिकता है वो इनको मुबारक, इनका जो एनालिसिस है, इनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो इन्हें मुबारक। लेकिन जनता समझती है कि किस प्रकार से अपराधी पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन रही बात चार दीवारी के अंदर घटनाक्रम होने की, अगर चार दीवारी के अंदर घटना होती है, चार दीवारी के बाहर होती है, कहीं समाज में होती है, लेकिन एक बात पर हमें अवश्य विचार करना पड़ेगा। आपके करोड़ों दर्शकों के मध्य में मैं इस सवाल को अवश्य छोड़ना चाहूंगा कि संस्कारों की कमी है। संस्कार अगर अच्छे होंगे, अगर अच्छी परवरिश होगी, तो इस प्रकार के बातों को ना कोई इस प्रकार के विचार को अपने अंदर लाएगा और ना इस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी, समाज एकदम सही हो जाएगा। लेकिन जो इस प्रकार के विचार आते हैं, इस प्रकार की जो परवरिश है और इस प्रकार के जो लोग हैं, जो इनकी मानसिकता है, ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? अविरल जी ये बता दीजिए। आते हैं ज्ञानेंद्र राघव जी, क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से वापसी करेंगे तो आपका रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।